Good morning, class 9th. Today topic is gravitation, chapter 10, subject physics. फिजिक्स में हम लोग ने ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जो है कल ग्रेविटेशन का जो लॉ है जो कल हम लोग ने सीखा था, जैसे कहीं पे भी दो मासेस रखे हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो अट्रैक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल, m1 m2 है प्रोपोर्शनल 1/r², सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल m1 m2/r², f इज इक्वल टू g m1 m2 ये वाला कल हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है, जिसकी यूनिट भी निकाल के बताई थी, जी का फॉर्मूला भी बता दिया था हमने। जी का फॉर्मूला Fr² m2, ठीक है, जहाँ से जिसकी हमने यूनिट भी निकाल दी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये इसकी यूनिट निकल के आ गई थी। डायमेंशनल फार्मूला क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना नहीं है, 11th 12th में जब आएंगे तब इसका डायमेंशन भी निकाल के बता देंगे, जैसे कि न्यूटन लिखा है MLT-2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कल क्लियर हो गया था। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² वैल्यू भी बता दी थी, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। स्मॉल जी क्या होती है, इसको ग्रेविटी बोलते हैं। ये कहीं कहीं पर 10 मीटर/सेकंड² होती है और कहीं कहीं पे 9.8 रखते हैं, ठीक है। ये दो वैल्यू याद रखनी है। कैपिटल जी और स्मॉल जी अलग अलग होते हैं, ये यूनिवर्सल होता है और ये थोड़ा सा चेंजेबल होता है, कहीं पे 9.8 और कहीं पे 10 मीटर पर होता है, ठीक है। और ये हमारी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कल चीज़ हम बता चुके थे सारी। कल मैंने न्यूमेरिकल भी इस पे बता दिए थे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, जैसे दो मासेस रखे हैं उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये भी बता दिया था, सभी को आता भी होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन सभी को आती होगी, v = u, ये वाले v = u + at। इनका काम पूरी फिजिक्स में पड़ता है। अगर कोई सोचे कि हट जाएगा, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as, ठीक है। एक ही जगह g लगा सकते हैं। नेगेटिव हो तो ये ऊपर से कोई चीज़ सस्पेंडेड हो तो हम लोग माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मास और रेडियस ये चीज़ सभी लोग लिख लो अच्छे से एक बार। मास ऑफ अर्थ 5.86 होता है अप्रॉक्स, ठीक है। 5.98 जिसको हम लोग 6 कर देते हैं पूरा, 10⁻24 kg। कोई पूछे किस में होता है तो kg में होता है ये, ठीक है। 6 × 10⁻, लगभग 6 × 10⁻24 kg ये हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, यानी कि मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर कोई पूछे कि पृथ्वी का मास कितना, देखो सब ये चीज़ मैंने बता दी थी, वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई कहे कि वेट, तो वेट हमारा न्यूटन में आता है, मास हमारा हमेशा kg में आता है, कभी एक नहीं हो सकता है। मास जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेट हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट में डायरेक्शन होती है। कोई जैसे मैंने ये चौक छोड़ी तो ये वेट से जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है, जो न्यूटन में निकल के आएगा। एक तरीके का फोर्स होता है, वेट इज अ लाइक फोर्स। उसके बाद मून का भी समझ लो सब लोग। मून मतलब जानते हैं चंद्रमा होता है, इसका द्रव्यमान 7.6 × 10⁻22 होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि चंद्रमा का द्रव्यमान या मून का मास ऑफ मून कितना होता है, तो हम लोग बताएंगे 7.636 × 10⁻22। ये ध्यान रखना, ये जो हमारा मून है इसमें 22 होता है और अर्थ में 24 होता है। रेडियस भी लिख लो। अगर रेडियस की बात की जाए, ये अर्थ की रेडियस जो है
वो 6 इंटू 3 7 इंटू 10 की पावर 6 होती है, ठीक है, मीटर है ये। और जो मून की रेडियस होती है, रेडियस ऑफ मून, ये रेडियस ऑफ मून लिखा है, रेडियस ऑफ अर्थ लिखा है 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। ये 4 चीज़ें सभी को याद रखनी है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, 4 चीज़ें सभी को याद रखनी है। 5.98 इंटू 10 की पावर 24, 7.36 इंटू 10 की पावर 22, 6.37 इंटू 10 की पावर 6, 1.74 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। रेडियस दोनों की पावर जो है वो सेम है, देखो यहाँ पे 6 और 6, केवल यहाँ पे 6.37, यहाँ पे 1.74। इनका हेल्प क्या है? इनका हेल्प ये है, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग को वैल्यू ना दे रखी हो मास ऑफ अर्थ, तो 6 इंटू 10 की पावर 24 लगभग क्यों मानेंगे, क्योंकि इसको जब राउंड अप करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि 5.98 का मल्टीप्लाई करो तो फिर लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें टाइम बहुत स्पेंड हो, जिस वजह से लगभग हम लोग 6 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेट है, लगभग में ही आएगा। कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, जैसे सपोज दैट ये रेस्टर है, इसको तो ऐसे हम लोग रख नहीं देंगे किसी मेज़र करने वाली इंस्ट्रूमेंट पे जो तुरंत बता देगा एग्जैक्ट। अब इतना बड़ा मून और अर्थ है तो लगभग में इनका वेट निकल के आता है, ठीक है। ये लगभग का साइन होता है, अप्रॉक्स ये अगर इस तरीके से और ऐसे लिखा है, इसका मतलब सेम, जैसे पाई का मैंने बताया था, पाई जो है वो 22/7 के लगभग होता है, बराबर नहीं होता है। अगर कोई कहे क्या पाई जो है वो रेशनल है, नहीं है, ये रेशनल है और ये रेशनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, लगभग इतनी होती है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग आती है पाई की वैल्यू, करके देखना कभी भी, आज तक कोई वो नहीं कर पाया कि पाई की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, लगभग। तो ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये चैप्टर। देखो थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है। Have you ever wondered why a camel can run in a desert easily? क्या आपने देखा है कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे ऊँट जो है बहुत आसानी से चल लेता है। Why an army tank weighing more than the 1000 stone rests upon a continuous chain? Why a truck or a motorcycle has much wider tires? Why cutting tools have sharp edges? In order to address these questions and understand the phenomenon involved, it helps to introduce the concepts of net force in particular directions and the force per unit area acting on an object. Let us try to understand the meaning of thrust and pressure by considering the following situations. Situation is, you wish to fix a posture on a bulletin board as shown in figure 10.3, page number is 138. To do this task, you will have to press drawing pins with your thumb. You apply for a force on the surface area of a head of a pin. This force is directed perpendicular to the surface area of the board. This force acts on a smaller area at the tip of the pin. Situation number 2, page number is 138. You stand on those loose sand. You feel to go
deep into the sand. Now it's on down on the sand, you will find that your body will go that deep in the sand. In both cases, the force existed on the sand's bed of your body. You have learned that bed is a force acting vertically downwards, hence the force is acting perpendicular to the surface of the sand. The force acting on an object perpendicular to the surface is called the thrust. When you stand on loose sand and force, that is weight of your body, is acting on area equal to area of your feet. When you lie down, the same force act on area equal to the contact area of your whole body, which is larger than the area of your feet. Thus the effects of force of a same magnitude on different area are different. In the above cases, thrust is the same but effects are different. Therefore, the effect of thrust depends on the area on which it acts. The effect of thrust on sand is larger while standing than while lying. The thrust on unit area is called the pressure. देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। और अगर एरिया निकालना हो हम लोग को या थ्रस्ट निकालना हो, थ्रस्ट का क्या बन जाएगा फॉर्मूला? प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है। प्रेशर मतलब क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। किसी चीज़ पे हम जो एरिया है उस पर कितना प्रेस कर रहे हैं, उनका दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा थ्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। और जो प्रेशर होता है वो कितना लग रहा, तो वो थ्रस्ट अपॉन एरिया पे डिपेंड करता है कि कितने एरिया पे कितना हम लोग प्रेस कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है, ये बोर्ड पेपर में 10th क्लास में बहुत पूछा जाता है। देखो क्या होता है, you will find take a piece of stone and tie it to one end to rubber string on a spring balance. Suspend the stone by holding the balance or a string as shown in figure 10.6. Page number is 141. Note the elongations of strings, the reading on the spring balance to the weight of stone. Now slowly dip at the stone in the water in container as shown in figure 10.6. Observe that the elongations of rubber string due to the weight of a piece of stone suspending from it in air. The elongations distresses as a stone immersed in water. Observe that happens the elongations of string or reading on a balance. You will find that the elongations of string or the reading of balance distresses as the stone of gradually lowered in a water. However, no further changes is observed when stone gets fully immersed in a water. What
Do you infer from the decreases in the extensions of string or the reading on the spring balance? We know that the elongations produces in the strings on the spring balance is due to the weight of the stone. Since the extensions decreases once the stone is lowered in water, it means that some force acts on the stone in upward direction. As the result, the net force on the string distresses the hands. The elongations also decreases. As discussed earlier, that upward force exerted by water known as the force of buoyancy. What is the magnitude of the buoyant force experienced by a body? It is same in all fluids for the given body. Do all bodies is given fluids experience the same buoyant force? The answer is these questions is contained in Archimedes' principle stated that the when a body is immersed fully or partially in a fluid, जब किसी बॉडी को पूरी तरीके से या पार्शियली का मतलब आधा किसी फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब जो बह सकता है, जिनके पास बहने का गुण होता है, प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। लाइक वाटर, किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डुबाया जाता है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब जब हम लोग कोई चीज़ को वाटर में डाल देते हैं तो हमें एहसास होता है कि एक नीचे से कोई फोर्स लग रहा है जो उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये प्रिंसिपल किसका है? आर्किमिडीज सर ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रिंसिपल दिया था कि जब भी किसी बॉडी को फुली या आधा उसमें इमर्ज करते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर उसको धकेलने की कोशिश करता है। जो फोर्स लगता है ये वेट पे डिपेंड करता है कि उसका जो मास है वो कितना है। एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, मतलब उसके वेट पे वो करेगा कि उसको कितना डिस्प्लेस करेगा। नाउ इस प्रकार या अभी, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई अ फर्दर डिक्रीजेज इन elongations of the string was not observed in activity 10.7 as a stone was fully immersed in water? Archimedes' principle has a many applications. It is used on the designing ships and submarines. Lactometers, which are used to determine the purity of sample of milk, and hydrometers used for determining density of liquids are based on the principle. मतलब जो लैक्टोमीटर होता है जिससे दूध को मापा जाता है कि कितना प्योर है कितना नहीं है, वो भी हमारे आर्किमिडीज सर के प्रिंसिपल पे फॉलो करता है। दूसरा हाइड्रोमीटर होता है जिससे हम लोग डेंसिटी नापते हैं किसी भी लिक्विड की, वो भी हमारे आर्किमिडीज सर के प्रिंसिपल पे बेस है। आर्किमिडीज सर ने प्रिंसिपल दिया था कि किसी भी लिक्विड में कोई बॉडी को हाफ या फुली इमर्ज किया जाए तो एक फोर्स नीचे से उस बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिस को हम लोग कहते हैं, जिस प्रिंसिपल को कहते हैं आर्किमिडीज सर का प्रिंसिपल, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर कोई पूछे रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। एक दो चीज़ें जो बची हैं हम इसका एक वीडियो छोटा सा और बनाएंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज सभी को करनी है, ठीक है।